आप सभी को पता होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ईज़ीएस्ट और हाईली वेटेड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं डे 23 में सीधा-सीधा आज का हमारा लेक्चर होगा, जो टॉपिक होगा इकोसिस्टम। एनसीईआरटी क्लास 12th में है, नीट के लिए हाईली वेटेज है और अगर बात करूँ मैं क्लास 12th बोर्ड्स एग्ज़ाम की तो वहाँ पे भी आने की इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी मतलब 10 से 12 नंबर प्यार से। और अगर बात करें नीट की तो कम से कम 16 से 20 नंबर बड़े प्यार से। एक ही चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल बात करूँ तो ये कम से कम 30-40 नंबर दिलाता है। तो पहला हमारा टॉपिक है मतलब कि पहला ही हमारा जो स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन वो हमारा इकोसिस्टम से। समझो बात को। इकोसिस्टम क्या है? एक तरीके का फंक्शनल यूनिट है। नेचर की एक फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम, जिसमें हम इंटरैक्शंस पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन देखते हैं। किसके साथ? फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ या फिर मैं कहूँ एबायोटिक के साथ। कहने का मतलब कभी भी आपके पास ये चीज़ आ जाए या फिर एनवायरनमेंट आ जाए तो सीधा बोलो कि इट इज़ द इंटरैक्शन और द कॉम्बिनेशन या फिर इंटरैक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, बात खत्म। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम आ जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। याद रखना इन सारे इकोसिस्टम्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया है डिटेल लेक्चर में। बार-बार कह रहा हूँ कि ये रिवीजन सेशन है, यहाँ पे फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी हाइलाइट्स जहाँ भी जो भी होगी हम मार्क करते चलेंगे, प्लीज़ उसको आप भूलना मत और साथ में मार्क करना। एनसीईआरटी हाइलाइट कहता है कि ये जो इकोसिस्टम है आपका, इट इंक्लूड्स बोथ एबायोटिक बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। कहने का मतलब इकोसिस्टम को अगर मैं बोलूं एक तरीके से तो इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स। ये एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है? हमारा सेकंड टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आखिर ये इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं उसको देख लेते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स की। तो पहला इकोसिस्टम हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या चीजें हैं? पहला है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल आप सभी को पता है कि जो फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल 3 है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। एक्वेटिक की बात करूं तो पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है, लेक इकोसिस्टम, रिवर, ओशियन। ये सारी चीज किसके पार्ट हो जाएंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम के, ठीक है? अब बी पार्ट की मैं बात करूं, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? जैसे क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड क्या होता है? जैसे हमारे खेत, जिसमें हमने क्या किया, एक तरीके का इकोसिस्टम ही बना दिया। पानी डाला, उसमें मछलियां हैं, मतलब अर्थवॉर्म्स हैं, सारी चीज क्या एक तरीके के इंटरेक्शन हो गया सारी चीजों के, मतलब उनमें सॉइल के साथ, पानी के साथ। एक्वेरियम हो गया और हमारा गार्डन्स, ये तीनों क्या है? एक तरीके के आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है? एनसीईआरटी हाइलाइट्स क्या कहती है? एनसीईआरटी हाइलाइट की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी हाइलाइट कहती है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस। तभी हमने बोला इसको हमने मैन मेड भी बोलते हैं हम इसको। थर्ड है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में ही वो बातें आएंगी, कौन कौन सी? एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चर में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात करने वाले हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग चीज, जिसमें सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिशन को हम फर्दर आगे देखने वाले भी हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस साइकिल को तीनों कंक्लूड करें मतलब इंक्लूड करेंगे। बायोटिक फैक्टर्स की मैं बात करूं, बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स, ठीक है? तो इसमें क्या क्या? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। अगर बात करूं प्रोड्यूसर्स में क्या आते हैं? कौन कौन से? ग्रीन प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं मेजरली जो ज्यादातर मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं खाना अपना खुद, यानी ऑटोट्रॉफर्स कहलाते हैं मैक्सिमम। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। एग्जांपल इसका हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। डिकम्पोजर्स की बात करूं तो ये बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कंज्यूमर्स पे। एनसीईआरटी हाइलाइट्स की बात करूं यहाँ पे तो एनसीईआरटी हाइलाइट कहती है कि डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसर्स, ठीक है? नेक्स्ट बात आती है फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। याद रखना फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यहाँ से मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से मोस्ट फ्रीक्वेंट नीड क्वेश्चंस तो याद रखिएगा, ठीक है? जैसे प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी मतलब कि किस रेट से कोई प्लांट अपना बायोमास क्रिएट कर रहा है। बायोमास मतलब अपना फल बना रहा है या फिर कह सकते हो अपना फ्रूट बना रहा है, अपना फूड बना रहा है। वो सारी चीजें क्या है? प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत आती है, ठीक है? अभी इसी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप्स हैं। पहला है जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं जीपीपी। और दूसरा है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं आसान भाषा में। देखो होता क्या है
जब हम बात करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, मतलब कि जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहता है कि ओवरऑल कितनी प्रोडक्टिविटी प्लांट ने किया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, किसके थ्रू, थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में प्लांट ने कितना मतलब कि खाना या फिर कितना ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया, उसी को कहते हैं हम जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इतनी बात क्लियर है, समझो। अब कह रहा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप समझो, प्लांट ने जितना ओवरऑल खाना बनाया यार, उसी खाने में से कुछ खाने को वो तो खुद यूज करेगा ना फॉर सेल्फ रेस्पिरेशन, ताकि उसमें भी तो एनर्जी एनर्जी करेंसी यानी कि जैसे हमारे में एटीपी होता है, उसी तरह उनको भी तो एनर्जी प्रोड्यूस करवाना है ना। तो कहने का मतलब जो जीपीपी है आपका, जो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उसमें से वो रेस्पिरेशन माइनस कर दीजिए। रेस्पिरेशन मतलब वो अपनी जो फूड बनाए उसी फूड से वो एनर्जी लेने के लिए वो भी तो कुछ यूज करेंगे ना, उसी को हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट। तो यहाँ पे बड़े प्यार से फॉर्मूला मिलता है नेट का कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो ग्रॉस माइनस रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है क्या? एनसीईआरटी हाइलाइट्स की बात करूं इसकी मैं, तो एनसीईआरटी हाइलाइट्स कहती है कि ओनली एनपीपी इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। जो हम कंज्यूमर होते हैं या फिर जो भी हो, उन हमारे पास क्या है, सिर्फ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी वाला तो माइनस हो गया, मतलब जीपीपी तो नहीं मिलता ना। फिफ्थ है हमारा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन आप सभी जानते हो, तोड़ देना। ठीक है, डीकम्पोजिशन का मतलब ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो सड़ी गली चीज या फिर जो भी मतलब कि डेड चीजें हैं उनको सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए, उसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये डीकम्पोजिशन जो है टोटल 5 स्टेप्स में होता है। कौन कौन से? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, देन कैटाबॉलिज्म, देन ह्यूमिफिकेशन, देन मिनरलाइजेशन। आइए इन सभी 5 स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। फ्रेगमेंट मतलब टूट जाना, आप सभी जानते हैं। तो इसमें होता है फिजिकल ब्रेक डाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, सोल्यूबल वॉश डाउन, मतलब जो उसमें सोल्यूबल मटेरियल थे वो टूट जाते हैं, मतलब बह जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस फिनोमिना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स लॉस। यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है वो बिखर जाएगा। थर्ड है हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटा, आप याद करो, आप मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें होती है, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कि चीजों को ऐड करना, और मेटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना। तो कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना। कैटाबॉलिज्म कह रहा है कि माइक्रोबियल डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, मतलब एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। याद रखना, बैक्टीरिया फंजाई, हम इंसान क्या करते हैं, पहले खाते हैं तब पचाते हैं। बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं, डिकम्पोज क्या करते हैं, पहले पचाते हैं देन खाते हैं। मतलब मान लो ये सब्सटेंस है, मान लो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अब वो क्या करेंगे, अपने मुंह से लाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम गिराएंगे, उसको तोड़ेंगे पहले, फिर खाएंगे। मतलब पहले डाइजेशन देन वो खाएंगे। देन हमारा फोर्थ प्रोसेस आ जाता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, जो जिसको हम डार्क ह्यूमस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मिनरलाइजेशन, यानी कि मिनरल का फॉर्मेशन, यानी कि न्यूट्रिएंट रिलीज होगा, इनऑर्गेनिक आयंस में कन्वर्जन हो जाएगा उसका। ठीक है, दिस ऑल फिनोमिना, दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ठीक है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स क्या कहती है उसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी हाइलाइट्स कहती है कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन जो होता है इज स्लो इन कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स। मतलब कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट्स में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब टूटने की जो क्षमता होती है, जो तोड़ने की क्षमता होती है डिकम्पोजर्स की, वो कम होती है। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। आइए देखते हैं एनर्जी किस तरह से इकोसिस्टम में फ्लो होता है। यानी कि देखिए, एनर्जी फ्लो जो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब प्रोड्यूसर से, मतलब जो एनर्जी फ्लो होता है, यूनि मतलब एक डायरेक्शन में, मतलब हमेशा एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर से हमेशा कंज्यूमर्स की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे सन से एनर्जी मिली प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स को, देन कंज्यूमर यहाँ पे मान लो आया डियर, देन डीकम्पोजर या फिर मैं कहते हूँ जो सबसे ऊपर होंगे तोड़ने वाले, डेट्राइटिस वगैरह, वो सारी चीजें। जैसे कि यहाँ पे सबसे फेमस चीज है, क्लास 10th में भी ये चीज है, तो 10% लॉ याद रखिए कि जो एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, उससे उसकी 90% जो एनर्जी होती है वो एक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, 90% जो है वो यूज हो जाता है, या फिर मैं कहूँ कि वो फ्रिक्शनल लॉस हो जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे भी रखा है कि देखो, प्लांट के पास अगर मान लो आया 1000 जूल एनर्जी, तो यहाँ पे अगले अगले जो मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर के पास, डियर के पास गया सिर्फ 10 जूल, और उसके बाद लायंस के पास गया सिर्फ 10 जूल, 100 जूल देन 10 जूल, है ना। तो देखो आप यहाँ पे 90 माइनस हो जा रहा है, 90 माइनस हो जा रहा है। यहाँ पे 1000 था तो यहाँ पे 100 आया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 आया। कहने का मतलब कि 10% जो होती है एनर्जी, वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे
सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। एनसीईआरटी हाईलाइट क्या कहती है, आइए देख लेते हैं। एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शन, इट नेवर बी रिसाइकल्ड। एनर्जी कभी भी एनर्जी लेवल रिसाइकल या फिर वापस नहीं हो पाएगी, हमेशा एक डायरेक्शन में ही फ्लो होगा। आइए जानते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। देखो, पिरामिड 3 तरीके के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास आप समझना, ये दोनों इन्वर्टेड और अपराइट दोनों हो सकते हैं। मतलब ये दोनों अपराइट ऐसे, और अगर मैं बात करूं ये अपराइट ऐसे, और अगर इन्वर्टेड बात करूं तो ये ऐसे। मतलब नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास दोनों इन्वर्टेड और अपराइट हो सकते हैं अलग अलग इकोसिस्टम में, लेकिन एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो हमेशा अपराइट होगा। यही एनसीईआरटी हाईलाइट भी कहती है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है इज ऑलवेज अपराइट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है हमारा 8th है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोजियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, इसमें आता है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल याद रखना, डिटेल में देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है। कार्बन मूव्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन फॉर्मेशन अलग अलग प्रोसेस से हो जाता है। थोड़ा समझाने यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल जो होती है 5 स्टेप से होती है। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन और एमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। आइए थोड़ा सा लिटिल बिट इसको डिटेल देख लेते हैं। जो हमारा स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें जो है N2 जो होता है, जो डाई नाइट्रोजन होता है, वो यूजेबल नाइट्रोजन होता है और यही हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी कहलाता है। अब नाइट्रिफिकेशन में यही नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है, यानी कि अमोनिया यानी कि NH3, वो NO2- और NO3- में टूट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और थर्ड स्टेप हमारा एसिमिलेशन, जिसमें प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रेट्स को, जो कि प्लांट अपटेक कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एमोनिफिकेशन, जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट ब्रेकडाउन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट है हमारा ये डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें NO3- जो है वापस N2 में कन्वर्ट हो जाता है और वो चीज वापस AM चली जाती है, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन लॉस साइकिल, यहाँ पे रिपीट हो जाती है। एनसीईआरटी हाईलाइट्स कहता है कि एटमॉस्फेयर इज द मेजर रिजर्वियर ऑफ नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा 78% क्या है, नाइट्रोजन ही पाई जाती है ना। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सर्विसेज। इकोलॉजिकल सर्विसेज में क्या क्या चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है क्लाइमेटिक रेगुलेशन, सॉइल फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन। ये सारे स्टेप्स डिटेल लेक्चर में देख लो, यहाँ पे हम क्विक कर रहे हैं थोड़ा सा। इसका एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम सर्विसेज है, इज एस्टिमेटेड एट $1 ट्रिलियन पर ईयर। मतलब पर ईयर $1 ट्रिलियन का ये सर्विस देती है हमें नेचर। ठीक है, एनसीईआरटी की पॉइंट्स हमने आप सभी को बता ही दिया, कौन कौन सा। जीपीपी देख लिया हमने, एनपीपी देख लिया, डिकम्पोजर्स देख लिया, इकोलॉजिकल पिरामिड्स देख लिया, 10% लॉ पढ़ लिए, बायोजियोलॉजिकल साइकिल यानी कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल फॉर्मेशन देख लिया। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं नीट के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं। जैसे एनपीपी आया हुआ भी क्वेश्चन है, ये PYQ में बहुत फेमस क्वेश्चन है। एनपीपी क्या है? एनपीपी इज द एनर्जी अवेलेबल टू कंज्यूमर, जो हमें अवेलेबल है। यानी कि एनपीपी कभी कोई बोले तो बोल देना कि ये होता है GPP- रेस्पिरेशन। ठीक है, पिरामिड जो होता है, पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। किसका पिरामिड हमेशा अपराइट होता है? एनर्जी का। और मेजर रिजर्वियर ऑफ नाइट्रोजन कहाँ क्या होता है? एटमॉस्फेयर 78%। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं? वो मेनली फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। सिर्फ एक डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है। दैट्स इट फॉर द डे। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन स्टे हेल्दी।